परिवार है सर। हम जो है रॉकफेलर एक परिवार है। और वो एक, जैसे कि परिवार होता है किसी का सरनेम होता है, उसी तरह रॉकफेलर भी एक सरनेम ही है। जैसे किसी का तेजी शुक्ला या मोदी या पंडित जी शर्मा, कुछ भी लिखा है सरनेम, उसी हिसाब से ये भी एक सरनेम ही है रॉकफेलर, जो यूरोपीय देशों से शुरू हुआ है। रॉकफेलर एक यूरोपीय बैंकों का राजवंशों का सबसे प्रसिद्ध समूह है, जो 18वीं शताब्दी के एंड में स्टार्टिंग हुआ था और 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इनका यूरोप में काफी अधिक प्रभाव हो गया था। ये ये दान के अनेक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। सबसे प्रमुख यूरोपीय बैंकिंग राजवंश के रूप में इसने अधिक और कभी कभी राजनीतिक परिणामों को भी करने के लिए संपत्ति का इस्तेमाल किया। ये आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को बदलने के लिए भी जाने जाते थे। सुनने में आया कि इन्होंने नेपालियों का युद्ध हुआ था, उसमें पैसे का इधर उधर फेरबदल करके वो करके उसको युद्ध को परिणाम को बदलने की कोशिश की। तो सुनने में ये भी आता है कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनका करवाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये आप दोनों देशों को लड़ाने के लिए उसको भी फाइनेंस करते थे, उसको भी फाइनेंस करते थे, और बीच में अपना प्रॉफिट जो भी है कमाते थे। ये भी सुनने में आया जो भी है। 1870 के दशक में युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए फ्रांस को उधार धन दिया इन्होंने ही, और सुएज नहर नामक कंपनी में ब्रिटेन को मदद करी। सुएज नहर नामक कंपनी में उन्होंने अपना शेयर किया। इस परिवार का पता 15वीं शताब्दी में पता चला। बैंकिंग राजवंश की एक्सवेल एक्सचाइल्ड द्वारा की गई, और उन्होंने और उनके बेटों ने अपने बैंकिंग को एक बहुराष्ट्रीय उद्यम में विकसित किया। ये एक्सचाइल्ड एक व्यक्ति थे, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करी थी। उनके 5 बेटे थे। उन्होंने इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाया, और उन्होंने इंग्लैंड, पेरिस, एक बैनबर्ग जगह थी, पांचों बेटों को 5 जगह पे भेजकर उन्होंने अपना व्यापार को शुरू करवाया था। शुरू उन्होंने कर दिया था इन्होंने, और आगे अपने अपने देशों में एक ब्रांच खोल दी थी इस चीज की। और इस तरह से वो विकसित होता गया, और धीरे धीरे विकसित होने के बाद इन्होंने अपने व्यापार को और आगे अनेक उद्योग धंधों में हर उतारे। अब ये बैंकिंग सिस्टम को छोड़कर और क्षेत्रों में भी काम के रूप में आ गए। रॉकफेलर परिवार ने के संस्थापक मेयर एक्सचेंज के तहत प्रमुखता हासिल हुआ था। इनको नेपोलियन युद्ध से अधिक लाभ हुआ, और इनका व्यापार फ्रैंकफर्ट, एमन से लंदन, पेरिस, वियतनाम, नेपल्स तक इनका व्यापार का प्रचार प्रसार हुआ। संचालक परिवार आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध यूरोपीय बैंकिंग राजवंश है। 18वीं शताब्दी के अंत में परिवार के मुखिया मेयर एक्सचेंज ने जर्मनी शहर फ्रैंकफर्ट में पहला बैंकिंग हाउस बनाया, और उनके बेटों ने इसको बहुराष्ट्रीय उद्यम में विकसित किया। नई मिली संपत्ति के साथ वह स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में ये सक्षम थे। जैसे बैंकों का समूह बनाया, तो ये बैंकों के समूह होने से इनके पास पैसा होता चला गया, और पैसा होने के बाद ये वहाँ स्थानीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको ये प्रभावित करने लगे थे। जैसे 1870 में फ्रांस युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध, ये द्वितीय विश्व युद्ध, इनके में भी इनके उदाहरण
करने को आते हैं। और मैंने कहीं कहीं इनकी वीडियो में देखा, यूट्यूब में मैंने सर्च मारा था, गूगल पे सर्च मारा था कि जो नोटों की प्रणाली है, जो नोट है, नोट के बदले चलन इन्होंने ही शुरू किया था। और ये उसमें कुछ नोटों में जो जैसे कि जाली नोट हो जाली नोट होती है, उसी प्रकार से इन्होंने में कुछ उसके फर्जी नोट चला दी थी। सुनने में आता है कि पहले जो लेन देन होते थे वो एक दूसरे के जो उत्पन्न पे वो निर्भर होते थे। किसी का अनाज होता था तो वो किसी से दूध मांग लाया, किसी से कुछ मांग लाया, तो ऐसे ही वो एक अपने सामान को एक दूसरे में बांट के अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिमाग विकसित हुआ, ये हुआ तो लोग सोने चांदी में इसको खरीद फरोख्त करने लग गए। सोने चांदी में करने से सुनार लोगों का अस्तित्व आया। तो सोना चांदी से अस्तित्व आने से सुनारों ने क्या किया कि वो एक बैंकिंग टाइप का करके उसमें सोना चांदी अपने पास रख लिया गिरवी, और उसमें एक कागज में उतने सोने का, और उसने 10 सिक्के रख दिए तो एक कागज की नोट पर लिख के दे दिया, मेरे पास तुम्हारे 10 सिक्के रखे हैं, तुम इसको कहीं पे ले जाके दोगे तो आप 10 सिक्कों के बराबर आपको वो वस्तु देगा। ऐसे ही वो उसके पास वो सिक्के जमा होते चले गए, वो पर्चियां बाजार में आ गई। तो धीरे धीरे जैसे पर्चियां बाजार में और आने शुरू हुई तो लोग आपस में ही, सुनार के पास नहीं जाते हुए, वो आपस में ही पर्चियों को एक्सचेंज करने लग गए। पर्चियों को एक्सचेंज किया तो इसमें सुनारों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, अभी हमारे पास सोना को गिरवी रख गए, वो उतना का उतना ही है, नहीं तो घट रहा नहीं बढ़ रहा, और ये लोग आपस में ही व्यापार को कर रहे हैं, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं रही। तो इन्होंने एक बैंकिंग प्रणाली के तहत नोटों को बांटना तो ये उन्हीं प्रणाली जो शुरू की थी, तो ये रॉकफेलर जो परिवार था उन्हीं के द्वारा ये चीज शुरू करी गई थी। ये बहुत बड़े धन के रूप में इन्होंने अर्जित कर लिया, सोना चांदी जेवरात। और उसके बाद ये हर किसी में राजपाट या किसी भी प्रकार के कोई भी क्षेत्र में हर चीज में अपना योगदान देने लग गए। और उसके बाद ये दूसरे देशों को भी आर्थिक दृष्टि से मदद करने लग गए। अगर इनको कहीं अपना प्रॉफिट कम दिख रहा है, अगर इनका कुछ धंधा कम हो रहा है, लाभ कम आ रहा है, तो ये लोग दो देशों को भी आपस में लड़ा देते थे। उस देश में एक दूसरे आदमी के थ्रू उसको बोला कि आप उनसे लड़िए, अगर आपको वो परेशान कर रहा है तो हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। दूसरा उसके बैंक का ही कर्मचारी दूसरे को भड़काता था, आपको ये ऐसे बोल रहा है, आप लड़िए, आपको जो भी पैसे के कुछ भी मदद चाहिएगा हम आपको मदद करेंगे। तो वो दोनों को लड़ा के भड़का के वो अपना फायदा कर लेता था, वो उससे भी पैसा कमाया, वो वहां से पैसा कमाया। तो इसलिए वो आर्थिक दृष्टि से बड़ा होता चला गया। और एक जगह तो मैं गूगल पे सर्च किया था तो ये भी पाया कि 2000 से पहले बस 8 देशों में इसका प्रभाव नहीं था। उसके बाद उसमें मोमडन कंट्री है इतनी सारी, उसके बाद ये इनका प्रभाव और कम होता चला गया उन देशों से, और उन देशों में और बढ़ता चला गया, वहां पे भी बैंक खुल गई जो भी है। और अमेरिका में कहते हैं कि अमेरिका में भी जितना भी युद्ध किए हैं
उनके पीछे ही रॉकफेलर फैमिली का, उनके पीछे वो चीज है। ये कितना सत्य क्या है, पर कुछ ना कुछ होगा तभी ये बात समझ में आई है। और अभी जो पाकिस्तान है उसको भी ये सुनने में आया कि अब पाकिस्तान भी रॉकफेलर के पीछे लोन लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। अब इसकी चीजों में कितनी सच्चाई है वो तो समय के आगे ही पता चलेगी। पर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, जहां तक भी मैंने पढ़ा हूँ गूगल के माध्यम से जितनी भी जानकारी अर्जित की है, तो मेरे को तो ये लगता है रॉकफेलर फैमिली जो थी पहले थी, वो आज भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती जा रही है। उसकी शायद सातवीं पीढ़ी है जो अभी चल रही है, और वो देश को काबू में देशों को काबू में कर रही है और एक दूसरे को लड़ा रही है अपने फायदे के लिए। यही मैं चीज कहना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका